इतिहास की इकलौती चोरी जो कैमरे में कैद नहीं हुई बल्कि रेडियो सिग्नल में सुनी गई। सितंबर 1971 लंदन की एक आम सी सड़क बेकर स्ट्रीट। ऊपर जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, दुकानें बंद थीं, सड़क शांत थी और पुलिस को लग रहा था सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन उसी सड़क के नीचे जमीन के अंदर एक ऐसी चोरी चल रही थी जिसे कोई देख नहीं सकता था। पास के एक आदमी ने अचानक अपने रेडियो पर आवाजें सुनी, ड्रिल चालू करो, जल्दी करो। पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस सुन रही थी लेकिन देख नहीं पा रही थी। और जब सच्चाई सामने आई तो सवाल चोरों पर नहीं उठा, सवाल उठा सरकार पर। क्योंकि इस चोरी में सिर्फ पैसा नहीं गया था बल्कि ऐसे राज निकले थे जो कभी बाहर नहीं आने चाहिए थे। आज की कहानी है वो चोरी जिसे ब्रिटेन ने इतिहास से मिटाने की कोशिश की। बेकर स्ट्रीट रॉबरी 1971। 7 सबसे जरूरी बातें। पहली, परफेक्ट कवर, खाली दुकान से बैंक तक। दूसरी, 50 फीट की सुरंग, जमीन के नीचे से हमला। तीसरी, टारगेट, लॉयड्स बैंक का सीक्रेट वॉल्ट। चौथी, अनसीन क्राइम, चोरी दिखी नहीं, सुनी गई। पांचवी, पुलिस हेल्पलेस, जानते थे फिर भी रोक नहीं पाए। छठी, गैग ऑर्डर, सरकार ने कहानी दबा दी। सातवीं, सबसे बड़ा रहस्य, आखिर कितना चुराया गया। परफेक्ट कवर, खाली दुकान से बैंक तक। एक ऐसी शुरुआत जिस पर किसी को शक नहीं हुआ। किसी भी बड़ी चोरी की सफलता का पहला नियम होता है शुरुआत इतनी साधारण हो कि कोई उसे नोटिस ही न करे। बेकर स्ट्रीट रॉबरी में यही नियम सबसे खतरनाक हथियार बना। सितंबर 1971 लंदन। बेकर स्ट्रीट एक आम सी भीड़ भाड़ वाली लेकिन प्रतिष्ठित सड़क थी। यहां हर दिन लोग आते जाते थे, दुकानों के शटर खुलते बंद होते थे और जिंदगी अपने तयशुदा रूटीन में चलती थी। ठीक इसी सामान्यता के बीच कुछ लोगों ने एक ऐसा कदम उठाया जो बाद में ब्रिटेन की सबसे रहस्यमयी चोरी की नींव बना। डकैतों ने कोई बैंक नहीं लूटा था, न कोई हथियार दिखाया था, न ही किसी सिक्योरिटी गार्ड को धमकाया था। उन्होंने बस एक खाली दुकान किराए पर ली। खाली दुकान जो किसी के लिए भी शक का कारण नहीं थी। उस दौर में लंदन में खाली दुकान किराए पर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। ना कोई सीसीटीवी, ना डिजिटल रिकॉर्ड, ना किराएदार की गहरी बैकग्राउंड चेकिंग। डकैतों ने खुद को आम व्यापारी बताया। किराया समय पर दिया गया, कागजात पूरे थे। पड़ोसियों को लगा कोई छोटा मोटा बिजनेस होगा। यही इस योजना की पहली जीत थी। लोगों को शक तभी होता है जब कुछ असामान्य दिखे, लेकिन यहां तो सब कुछ जरूरत से ज्यादा सामान्य था। दुकान दिन में बंद रहती, शटर गिरा रहता, कभी कभी अंदर से हल्की सी आवाज आती जिसे लोग कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन समझ लेते। असल में वही आवाजें इतिहास की सबसे खतरनाक सुरंग की तैयारी थी। क्यों चुनी गई यही दुकान? यह दुकान कोई रैंडम जगह पर नहीं ली गई थी। इसकी लोकेशन सोच समझकर चुनी गई थी। दुकान के ठीक नीचे कुछ दूरी पर था लॉयड्स बैंक का अंडरग्राउंड वॉल्ट। डकैतों को पता था बैंक सीधे लूटना नामुमकिन है, ऊपर से घुसना असंभव है। अलार्म, गार्ड और ताले हर जगह हैं, तो उन्होंने वो रास्ता चुना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता, जमीन के नीचे से। कवर इतना साफ कि पुलिस भी धोखा खा गई। दुकान का इस्तेमाल बिल्कुल शांत तरीके से किया गया। दिन में कोई हलचल नहीं, रात में बहुत कम रोशनी, शटर हमेशा बंद। पड़ोसियों को लगा शायद दुकान वाला रात में काम करता है। उस समय लंदन में कई दुकानें रात में स्टोर या गोदाम की तरह इस्तेमाल होती थीं, इसलिए किसी ने सवाल नहीं किया। यही परफेक्ट कवर का मतलब था, ऐसा माहौल बनाना जिसमें सवाल पूछने की जरूरत ही न पड़े। असल खेल जमीन के नीचे। दुकान के फर्श के नीचे चुपचाप खुदाई शुरू हो चुकी थी। यह कोई आम गड्ढा नहीं था, यह एक सोची समझी नापी तुली सुरंग थी। डकैतों ने नक्शे देखे, दूरी मापी, मिट्टी की परतें समझी, यह भी तय किया कि आवाज बाहर न जाए। हर रात थोड़ा थोड़ा काम होता, मिट्टी को बैग में भरकर हटाया जाता। कोई ढेर बाहर नहीं दिखता, कोई सबूत नहीं छूटता। ऊपर से दुकान शांत, नीचे इतिहास लिखा जा रहा था। सुरंग जो सिर्फ बैंक तक नहीं जाती थी, यह सुरंग सिर्फ पैसों तक पहुंचने का रास्ता नहीं थी।
यह सिस्टम के अंधेपन का सबूत थी, क्योंकि बैंक को ऊपर से सुरक्षित माना जाता था, नीचे की दुनिया को नजरअंदाज कर दिया गया था। डकैतों ने इसी कमजोरी को हथियार बनाया। सुरंग सीधी बैंक के वॉल्ट की ओर, बिना किसी अलार्म को छुए, बिना किसी कैमरे में आए। यह चोरी इसलिए अनसीन थी क्योंकि कोई उसे देख ही नहीं सकता था। खाली दुकान, परफेक्ट मास्क। इस पूरी योजना में दुकान सिर्फ एक जगह नहीं थी, वह एक मास्क थी। एक ऐसा मास्क जो कानून को धोखा दे गया, एक ऐसा मास्क जिसने पड़ोसियों को भ्रम में रखा, और एक ऐसा मास्क जिसने सरकार तक को चुप रहने पर मजबूर कर दिया। अगर डकैत किसी अबैंडन्ड जगह से खुदाई करते तो शक होता, अगर वे सीधे बैंक के पास जाते तो पकड़े जाते। लेकिन खाली दुकान, वो तो शहर का हिस्सा थी, सिस्टम का हिस्सा। सबसे डरावनी बात, जब चोरी सामने आई तो सब हैरान थे, क्योंकि बैंक के दरवाजे सही थे, ताले टूटे नहीं थे, अलार्म साइलेंट थे। फिर सवाल उठा, ये अंदर कैसे घुसे? और जब सच्चाई सामने आई तो जवाब था, वे कभी ऊपर से आए ही नहीं। क्यों इसे परफेक्ट कवर कहा जाता है? क्योंकि शुरुआत साधारण थी, जगह आम थी, इरादा खतरनाक था और नतीजा ऐतिहासिक। यह सिर्फ चोरी की कहानी नहीं थी, यह कहानी थी इस बात की कि अगर योजना सही हो तो सबसे आम चीज भी सबसे खतरनाक हथियार बन सकती है। 50 फीट की सुरंग, जमीन के नीचे से हमला, जहां असली चोरी शुरू हुई और किसी ने देखी तक नहीं। अगर बेकर स्ट्रीट रॉबरी की पूरी कहानी में कोई एक हिस्सा है जिसने इसे अदृश्य और ऐतिहासिक बनाया, तो वह था 50 फीट लंबी सुरंग। यह कोई साधारण खुदाई नहीं थी, यह कोई जल्दबाजी में बनाया गया रास्ता नहीं था। यह एक सोची समझी, धैर्य से बनी और बेहद शांत साजिश थी, जो सीधे बैंक के दिल तक जाती थी। हमला ऊपर से नहीं, नीचे से। सामान्य तौर पर जब हम बैंक डकैती की कल्पना करते हैं तो दिमाग में आता है टूटते दरवाजे, बजते अलार्म, हथियार, भागते हुए लोग। लेकिन बेकर स्ट्रीट की यह चोरी बिल्कुल अलग थी। यहां कोई दरवाजा नहीं टूटा, कोई अलार्म नहीं बजा, कोई गार्ड नहीं दिखा, क्योंकि हमला ऊपर से नहीं, जमीन के नीचे से किया गया था। क्यों जमीन के नीचे? डकैत जानते थे कि लॉयड्स बैंक का वॉल्ट ऊपर से लगभग अभेद्य है। मोटे स्टील के दरवाजे, मजबूत ताले, अलार्म सिस्टम, इंसानी निगरानी, ऊपर से घुसना मतलब पकड़े जाना तय। लेकिन नीचे, नीचे कोई कैमरा नहीं, कोई अलार्म नहीं, कोई शक नहीं, बस मिट्टी और सन्नाटा। शुरुआत, पहली रात की खुदाई। जैसे ही खाली दुकान पूरी तरह कवर बन चुकी थी, असल काम शुरू हुआ। हर रात शटर बंद, लाइट बहुत कम, आवाज को रोकने की पूरी कोशिश। डकैत नीचे उतरते और फर्श के नीचे धीरे धीरे खुदाई करते। यह काम एक रात में पूरा नहीं हुआ, एक हफ्ते में भी नहीं, इसमें कई हफ्ते लगे। 50 फीट सुनने में छोटा, करने में जानलेवा। 50 फीट सुनने में भले कम लगे, लेकिन अंडरग्राउंड खुदाई में यह बहुत बड़ी दूरी होती है। सोचिए, तंग जगह, दम घुटने वाली हवा, अंधेरा, मिट्टी का दबाव, ऊपर पूरी इमारत का वजन। एक छोटी गलती और पूरी सुरंग ढह सकती थी। बिना आवाज, यही सबसे बड़ी चुनौती थी। इस सुरंग की सबसे खास बात थी शांत रहना। अगर जरा सी तेज आवाज होती, दीवारों में कंपन जाता, ऊपर की दुकानों तक हलचल पहुंचती, तो पूरा प्लान खत्म। इसलिए भारी मशीनें इस्तेमाल नहीं की गईं, हथौड़े और औजार कपड़े में लपेटे गए, खुदाई बहुत धीमी रखी गई, हर बार सोच समझकर किया गया। मिट्टी का सवाल सबसे बड़ी परेशानी। अब सवाल उठता है, इतनी मिट्टी गई कहां? यही वो हिस्सा है जहां यह चोरी जीनियस लगती है। मिट्टी को छोटे छोटे बैग में भरा गया, धीरे धीरे बाहर निकाला गया। किसी एक जगह ढेर नहीं लगाया गया, कभी कूड़े में, कभी अलग अलग जगह, ताकि कोई पैटर्न न दिखे, कोई शक न हो। सुरंग सिर्फ सीधी नहीं थी, सुरक्षित भी थी। यह कोई बेतरतीब खोदी गई सुरंग नहीं थी। डकैतों ने दीवारों को सपोर्ट दिया, छत गिरने से बचाने के इंतजाम किए, रास्ता इतना चौड़ा रखा कि इंसान रेंग सके। हर कदम जोखिम से भरा। लेकिन प्लान के अनुसार ऊपर जिंदगी, नीचे अपराध, यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। ऊपर लोग सो रहे थे, टैक्सियां चल रही थीं, बेकर स्ट्रीट बिल्कुल सामान्य थी। नीचे इतिहास की सबसे शांत चोरी चल रही थी।
किसी को आभास तक नहीं था कि उनके पैरों के नीचे। इन डॉक्यूमेंट्स में शामिल थे राजनीतिक समझौते, निजी पत्र, ब्लैकमेल से जुड़े सबूत और हाई प्रोफाइल लोगों की कमजोरियां। यह वो कागजात थे जो अगर बाहर आ जाते तो करियर खत्म हो सकते थे, सरकारें हिल सकती थीं और नामी लोग बेनकाब हो सकते थे। यही वजह थी कि सरकार घबरा गई जब चोरी का पता चला। तो शुरुआत में सबका ध्यान पैसे पर गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, असल चिंता सामने आई। सवाल यह नहीं था कि कितना पैसा गया, सवाल यह था कि कौन कौन सी फाइलें गईं। वॉल्ट की सुरक्षा ऊपर से बेहतरीन थी, नीचे से लगभग न के बराबर। बैंक को भरोसा था, दीवारें काफी मोटी हैं, कोई नीचे से आएगा ही नहीं। यही सबसे बड़ी भूल थी। डकैतों ने दीवार की दिशा समझी, मोटाई का अंदाजा लगाया और उस जगह को चुना जहां अलार्म का खतरा सबसे कम था। वॉल्ट तक पहुंचना ही असली जीत थी डकैतों के लिए। सबसे मुश्किल काम पैसा उठाना नहीं था, सबसे बड़ा जोखिम था वॉल्ट तक पहुंचना, क्योंकि एक गलत कट, एक ज्यादा गहरी चोट और पूरा बैंक सिस्टम जाग सकता था। इसलिए हर कदम बेहद सोच समझकर और असाधारण धैर्य के साथ उठाया गया। चोरी के बाद की सबसे रहस्यमयी बात। चोरी के बाद कुछ कैश की रिकवरी की बातें आईं, कुछ ज्वेलरी कभी नहीं मिली, लेकिन डॉक्यूमेंट्स, उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता। न अदालत में पूरी जानकारी दी गई, न मीडिया को। यही वजह है कि गैग ऑर्डर लगाया गया। जैसे ही यह एहसास हुआ कि वॉल्ट में सिर्फ पैसा नहीं था, सरकार ने मीडिया रिपोर्टिंग सीमित कर दी, केस की जानकारी दबा दी और कुछ हिस्सों को सार्वजनिक होने से रोक दिया। इसलिए आज भी पूरी लिस्ट पब्लिक नहीं है। असली नुकसान का आंकड़ा अज्ञात है। सीक्रेट वॉल्ट, एक प्रतीक। यह वॉल्ट सिर्फ एक जगह नहीं था, यह था ताकत का प्रतीक, भरोसे की सीमा और इस बात का सबूत कि सबसे खतरनाक चीजें अक्सर सबसे सुरक्षित जगहों में अनसीन क्राइम चोरी दिखी नहीं, सुनी गई। इतिहास की वो रात जब अपराध आंखों के सामने नहीं, कानों के अंदर हुआ। अपराध की दुनिया में एक आम नियम माना जाता है, जो चीज दिखाई देती है उसी पर यकीन किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज हो, गवाह हो, टूटे ताले हों, तभी किसी चोरी को रियल माना जाता है। लेकिन बेकर स्ट्रीट रॉबरी ने इस नियम को पूरी तरह तोड़ दिया। यह चोरी न किसी कैमरे में दिखी, न किसी ने अपनी आंखों से देखी, न किसी अलार्म ने इसकी घोषणा की। फिर भी यह चोरी लाइव थी, क्योंकि यह चोरी देखी नहीं गई, सुनी गई थी। एक आम आदमी और एक असाधारण शौक। बेकर स्ट्रीट के पास रहने वाला वह आदमी कोई पुलिस अफसर नहीं था, कोई जासूस नहीं था, न ही किसी जांच एजेंसी से जुड़ा था। वह बस एक आम नागरिक था जिसका शौक था रेडियो हैम ऑपरेटिंग। 1970 के दशक में हैम रेडियो एक ऐसा माध्यम था जिसके जरिए लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पकड़ते, सिग्नल सुनते और अनजानी आवाजों को रिकॉर्ड करते थे। यह शौक आज के पॉडकास्ट या स्कैनर एप्स जैसा नहीं था। यह ज्यादा रॉ, ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल था, और उसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ने इतिहास रच दिया। वो आवाज जो नहीं आनी चाहिए थी। एक सामान्य रात थी। वह आदमी अपने रेडियो सेट के पास बैठा था, जैसे वह रोज बैठता था। अचानक रेडियो पर एक अजीब फ्रीक्वेंसी पकड़ी गई। पहले हल्की सी स्टैटिक, टूटी फूटी आवाजें, फिर साफ शब्द, ड्रिल चालू करो, जल्दी करो। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद कोई मजाक हो रहा है। लेकिन फिर सुनो ध्यान से, आवाज मत करना, और दीवार पतली है। ये बातें सच कहूं तो किसी आम बातचीत जैसी नहीं थीं। शुरुआत में उसने सोचा शायद कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर होगा या कोई अंडरग्राउंड रिपेयर चल रही होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आवाजें आती रहीं और बातें यार और ज्यादा संदिग्ध होती गईं। यह कोई रिहर्सल नहीं थी, यह कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। असल में यह रियल टाइम कॉन्वर्सेशन थी। यानी
लोग उस वक्त बात कर रहे थे और वही वक्त चोरी का वक्त था। जब शक यकीन में बदला, उस आदमी ने पुलिस को कॉल किया। उसने कहा, मेरे रेडियो पर कुछ लोग बात कर रहे हैं, ये बैंक से जुड़ा कुछ लग रहा है। शुरुआत में पुलिस ने इसे हल्के में लिया, क्योंकि कोई अलार्म नहीं बजा था, कोई रिपोर्ट नहीं आई थी और कोई सीसीटीवी अलर्ट नहीं था। लेकिन जब उस आदमी ने लाइव वॉइसेस सुनाई तो मामला गंभीर हो गया। अब स्थिति अजीब थी। पुलिस के पास चोरों की आवाजें थीं, उनकी बातें थीं, उनका टाइमिंग था, लेकिन कोई लोकेशन पिन पॉइंट नहीं, कोई विजुअल कंफर्मेशन नहीं और कोई एंट्री पॉइंट नहीं था। यानी पुलिस चोरी को सुन रही थी लेकिन देख नहीं पा रही थी। आज के दौर में हर बैंक, हर गली, हर एटीएम कैमरा से ढका होता है, लेकिन 1971 में सीसीटीवी बेहद सीमित थे और अंडरग्राउंड जगहों में तो मतलब लगभग नहीं के बराबर थे। और बेकर स्ट्रीट रॉबरी में चोरी जमीन के नीचे हो रही थी, वहां कैमरा लगाने की कल्पना तक नहीं थी। कोई फुटेज नहीं, कोई शैडो नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस आवाजें और सन्नाटा। यही वजह है कि बेकर स्ट्रीट रॉबरी को कहा जाता है इतिहास की इकलौती चोरी जिसे देखा नहीं गया, सिर्फ सुना गया। यह क्राइम विजुअल नहीं था बल्कि ऑडिटरी था, यानी सबूत आंखों के लिए नहीं, कानों के लिए मौजूद थे। पुलिस क्यों कुछ नहीं कर पाई? यह सवाल सबसे ज्यादा परेशान करता है। जब आवाजें मिल रही थीं, चोरी लाइव चल रही थी, तो पुलिस ने उसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट जगह नहीं पता थी। सुरंग अंडरग्राउंड थी, ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। अगर वे गलत जगह खुदाई करते तो पूरा इलाका खतरे में पड़ सकता था और सबूत नष्ट हो सकते थे। इसलिए पुलिस सुनती रही, वेट करती रही और मौके के निकल जाने का गवाह बन गई। कुछ समय बाद जब बैंक ने चोरी की पुष्टि की, वॉल्ट ऊपर से सुरक्षित था, ताले सही थे, दरवाजे बंद थे, तभी पुलिस रिपोर्ट्स और रेडियो रिकॉर्डिंग्स को जोड़ा गया और तब एहसास हुआ चोरी उसी वक्त हो रही थी जब हम उसे सुन रहे थे। यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं रहा, क्योंकि यह साबित करता था कि सिस्टम ब्लाइंड हो सकता है और अपराध बिना दिखे भी हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अगर यह आवाजें पब्लिक हो गईं, तो सवाल सिर्फ चोरों पर नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर उठेंगे। यही वजह है कि कहानी दबा दी गई और हां, रेडियो रिकॉर्डिंग्स कभी पूरी तरह पब्लिक नहीं की गई, केस डिटेल्स भी सीमित कर दी गई और मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाई गई। इसलिए आज बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोगों ने इसे सुना भी है। यह हिस्सा इसलिए सबसे इंपैक्टफुल है क्योंकि यह बताता है कि अपराध हमेशा दिखता नहीं और खतरा हमेशा सामने से नहीं आता। और टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कमजोरी वही होती है जिसकी उम्मीद नहीं की जाती। जानते थे फिर भी रोक नहीं पाए। जब कानून सुन रहा था लेकिन छू नहीं पा रहा था। आमतौर पर हम मानते हैं कि जब पुलिस को किसी अपराध की जानकारी मिल जाती है तो अपराध वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन बेकर स्ट्रीट रॉबरी ने इस सोच को पूरी तरह तोड़ दिया। यह वो रात थी जब पुलिस के पास जानकारी थी, समय था और इरादा भी था, लेकिन फिर भी वे चोरी को रोक नहीं पाए। यह कोई ऐसा केस नहीं था जहां पुलिस को चोरी के बाद पता चला हो। यहां स्थिति बिल्कुल उलटी थी। पुलिस को पता था कि कुछ गलत हो रहा है
उन्हें यह भी पता था कि चोरी चल रही है। उन्हें आवाजें सुनाई जा रही थीं, यानी क्राइम लाइव था, इंफॉर्मेशन रियल टाइम थी। फिर भी पुलिस असहाय थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, चोरी हो कहां रही है। यह सवाल सच में सबको परेशान कर रहा था। रेडियो सिग्नल से बातें सुनी जा सकती थीं, इरादा समझा जा सकता था, लेकिन हां, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही थी। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। बेकर स्ट्रीट एक लंबी सड़क थी जिसमें कई दुकानें थीं, कई बेसमेंट और कई अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स भी थे। अगर पुलिस गलती से गलत जगह खुदाई कर देती या किसी निर्दोष दुकान को तोड़ देती तो कानूनी संकट खड़ा हो सकता था और असली चोर, हां, वो तो बच निकलते। पुलिस की ट्रेनिंग और सिस्टम हमेशा ऊपर की दुनिया के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन यहां अपराध यानी ये जो मामला था वो बिल्कुल अंडरग्राउंड था। न कोई दरवाजा, न कोई खिड़की, न कोई सीधा रास्ता। सुरंग वो दिखाई नहीं देती थी, सुनाई भी साफ नहीं देती थी और मैप में दर्ज नहीं होती थी। पुलिस के पास सुरंग का नक्शा नहीं था, उसकी दिशा का अंदाजा भी नहीं था। इसीलिए उन्हें बस इतना ही पता था कि कुछ हो रहा है, लेकिन कहां, ये नहीं। सबसे डरावनी बात यही थी, अगर कोई शटर टूटा होता, कोई अलार्म बजा होता या कोई गार्ड घबराया होता तो पुलिस के पास एंट्री पॉइंट होता। लेकिन यहां दुकानें बंद थीं, सड़क शांत थी, कोई हलचल नहीं थी। ऊपर से बेकर स्ट्रीट एक आम शांत सड़क लग रही थी। यही नॉर्मल सी पुलिस के लिए सबसे बड़ा धोखा थी। पुलिस सिर्फ अपराध रोकने के लिए नहीं होती, उन्हें यह भी देखना होता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति प्रभावित न हो, कोई इमारत न गिरे, कोई जान न जाए। अंडरग्राउंड खुदाई जो है वो जोखिम भरी होती है। पूरी सड़क धंस सकती है और गैस पाइप या पानी की लाइन भी टूट सकती है। इसलिए पुलिस जल्दबाजी नहीं कर सकती थी, अंदाजे से काम नहीं कर सकती थी। यह स्थिति मनोवैज्ञानिक रूप से बेहद परेशान करने वाली थी। सोचिए, आप अपराधियों को बात करते सुन रहे हैं, उनके प्लान समझ रहे हैं, जानते हैं कि वे वॉल्ट के पास हैं, लेकिन आप उन्हें पकड़ नहीं सकते, आप उन्हें रोक नहीं सकते। यही वजह है कि कहा जाता है पुलिस चोरी सुन रही थी लेकिन छुप। क्यों तुरंत इलाके को सील नहीं किया गया? यह सवाल अक्सर उठता है, लेकिन सच यह है, बेकर स्ट्रीट जैसे बिजी इलाके को बिना ठोस सबूत सील करना व्यावहारिक नहीं था। रात में अचानक इवैक्यूएशन पैनिक फैला सकता था और चोरों को अलर्ट कर सकता था। पुलिस जानती थी, अगर चोरों को जरा सी भनक लगी तो वे सबूत मिटाकर भाग सकते हैं। एक अनोखी स्थिति, कानून बनाम सन्नाटा। यह कोई चेस नहीं थी, यह कोई कन्फ्रंटेशन नहीं था, यह था कानून बनाम सन्नाटा, जहां सन्नाटा जीत रहा था। जब चोरी पूरी हो चुकी थी, कुछ समय बाद जब आवाजें बंद हो गईं, तो पुलिस के सामने सबसे डरावना सच आया। चोरी खत्म हो चुकी थी। जब जांच आगे बढ़ी, वॉल्ट ऊपर से सुरक्षित था, ताले सही थे, दरवाजे बंद थे। तभी सब समझ पाए, चोर कभी ऊपर आए ही नहीं। पुलिस के लिए यह केस क्यों शर्मनाक था? क्योंकि जानकारी होने के बावजूद समय रहते अपराध रोका नहीं जा सका। यह सिस्टम की कमजोरी थी, ना कि पुलिस की नीयत की। यही वजह है कि केस को दबाया गया। यह मामला अगर पूरी तरह पब्लिक होता तो सवाल उठते, सुरक्षा व्यवस्था पर, पुलिस की सीमाओं पर और सरकारी तैयारियों पर। इसीलिए जानकारी सीमित की गई, रिपोर्ट्स को नियंत्रित किया गया और केस धीरे धीरे मीडिया से गायब हो गया।
पुलिस हेल्पलेसनेस, एक बड़ा सबक। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि हर अपराध को बल से नहीं रोका जा सकता, हर जानकारी कार्रवाई में नहीं बदलती और हर समय कानून शक्तिशाली नहीं होता। कभी कभी कानून जानता है लेकिन कर नहीं पाता। गैग ऑर्डर। सरकार ने कहानी दबा दी। जब चोरी से ज्यादा खतरनाक हो गए उसके राज, बेकर स्ट्रीट रॉबरी की कहानी उस मोड़ पर बदल जाती है जहां यह सिर्फ बैंक चोरी नहीं रहती, बल्कि सत्ता, राज और डर की कहानी बन जाती है। जैसे ही जांच एजेंसियों को यह समझ आने लगा कि लॉयड्स बैंक के इस वॉल्ट में सिर्फ कैश और ज्वेलरी ही नहीं रखी थी, बल्कि कुछ बेहद संवेदनशील दस्तावेज भी थे, तुरंत माहौल बदल गया। इन दस्तावेजों में शामिल थे प्रभावशाली नेताओं से जुड़े निजी राज, ब्लैकमेल से संबंधित फाइलें, ऐसे नाम जिनका सार्वजनिक होना पूरे सिस्टम को हिला सकता था। यह अब चोरी का मामला नहीं रहा था, यह राज्य की साख का सवाल बन गया था। सरकार को डर था कि अगर ये जानकारियां खुलकर मीडिया में आ गईं, तो नुकसान सिर्फ बैंक या चोरों तक सीमित नहीं रहेगा। राजनीतिक संकट पैदा हो सकता था और भरोसे की नींव हिल सकती थी। इसी डर ने सरकार को एक असाधारण कदम उठाने पर मजबूर किया। ऑफिशियल गैग ऑर्डर। इस आदेश के तहत मीडिया को केस की पूरी रिपोर्टिंग से रोका गया। कोर्ट की सुनवाई का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक नहीं किया गया, कुछ तथ्यों को रिकॉर्ड से बाहर रखा गया। अखबारों में खबरें आईं, लेकिन अधूरी। सवाल थे पर जवाब नहीं। धीरे धीरे जो मामला पूरे देश को हिला सकता था, वह चुप्पी में दबा दिया गया। यही वजह है कि आज भी वॉल्ट की पूरी लिस्ट पब्लिक नहीं है। यह साफ नहीं कि कौन कौन सी फाइलें गईं और असली नुकसान कितना हुआ। गैग ऑर्डर ने इस चोरी को इतिहास से पूरी तरह मिटाया नहीं, लेकिन उसे अधूरी सच्चाई में बदल दिया। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है कि कुछ सच इसलिए नहीं छुपाए गए क्योंकि वे झूठ थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे बहुत ज्यादा सच थे। द बिगेस्ट मिस्ट्री। कितना चुराया गया? वो सवाल जिसका जवाब आज तक अधूरा है। बेकर स्ट्रीट रॉबरी की कहानी का सबसे डरावना और सबसे पेचीदा हिस्सा यह नहीं है कि चोरी कैसे हुई, बल्कि यह है कि आखिर गया क्या था। आमतौर पर किसी भी बड़ी चोरी के बाद एक बात सबसे पहले साफ हो जाती है, नुकसान कितना हुआ। लेकिन इस केस में यही सवाल आज तक अनुत्तरित है। जब चोरी का खुलासा हुआ तो मीडिया ने वही पूछा जो हर कोई पूछता है, कितना पैसा गया? लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी सरकारी बयान में एग्जैक्ट अमाउंट कभी बताया ही नहीं गया। कुछ रिपोर्ट्स ने कुछ लाख पाउंड का अनुमान लगाया और कुछ ने इसे मिलियन में बताया, लेकिन कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं, कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं। यह असामान्य था, क्योंकि बैंक चोरी में नुकसान का आंकड़ा सबसे बुनियादी जानकारी होती है। अब क्यों नहीं बताया गया सही आंकड़ा? इसका जवाब धीरे धीरे सामने आया, क्योंकि वॉल्ट सिर्फ बैंक का नहीं था, बल्कि निजी लॉकरों का भी था। हर लॉकर किसी अलग व्यक्ति का, किसी अलग ताकतवर नाम का और किसी अलग कहानी का था। अगर एग्जैक्ट अमाउंट बताया जाता तो यह भी साफ हो जाता कि किसका लॉकर टूटा और कौन प्रभावित हुआ। यही वो सच्चाई थी जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ नाम अदालत तक पहुंचे, लेकिन पूरी टीम कभी सामने नहीं आई। हर भूमिका स्पष्ट नहीं हुई। कौन मास्टरमाइंड था, इस पर भी बहस रही। आज तक कुछ चेहरे सिर्फ शक के दायरे में हैं और कुछ नाम कभी चार्जशीट में आए ही नहीं। इतनी बड़ी चोरी के बावजूद इतनी अधूरी गिरफ्तारी अपने आप में सवाल खड़े करती है। क्या कुछ लोग जानबूझकर गायब रखे गए? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि यह मामला सिर्फ अपराध का नहीं रहा,
अगर सभी नाम सामने आते तो कुछ पावरफुल कनेक्शंस उजागर होते, कुछ ऐसे लोग चर्चा में आते जिनका अपराध से जुड़ना असुविधाजनक था। इसलिए केस कानूनी तौर पर बंद हुआ, लेकिन नैतिक तौर पर अधूरा रहा। कौन कौन सी फाइलें गईं, आज भी अज्ञात। यही इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू है। पैसे का नुकसान गिना जा सकता है, ज्वेलरी की कीमत तय हो सकती है, लेकिन राजों की कीमत नहीं होती। वॉल्ट में रखी कुछ फाइलें, निजी समझौते, संवेदनशील पत्र और ऐसे दस्तावेज जो कभी पब्लिक होने के लिए नहीं बने थे। चोरी के बाद इन फाइलों की कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई। किसी ने यह नहीं बताया कि क्या क्या गायब हुआ, यानी वह रिकॉर्ड में नहीं, और जो रिकॉर्ड में नहीं वह सवाल बनकर रह गया। यही वजह है कि सरकार चुप रही। अगर फाइलों की सूची पब्लिक होती, प्रभावित लोगों के नाम सामने आते, तो राजनीतिक भूचाल आ सकता था, भरोसे की संस्थाएं हिल सकती थीं। इसलिए चुप्पी को सुरक्षा माना गया और तथ्य अस्पष्टता को समाधान। मीडिया के लिए भी यह रहस्य बना रहा। अखबारों ने लिखा, लेकिन सीमित। टीवी ने दिखाया, लेकिन अधूरा। किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को पूरी एक्सेस नहीं मिली, पूरे दस्तावेज नहीं मिले, क्योंकि केस पर कानूनी रोक थी और राष्ट्रीय हित का तर्क दिया गया। एक चोरी जो कभी पूरी नहीं हुई। इस कहानी में न कोई साफ अंत है, न कोई पूरी सच्चाई, बस अनुमान, अधूरी रिपोर्ट्स और बहुत सारे सवाल। यही वजह है कि बेकर स्ट्रीट रॉबरी एक क्लोज्ड केस होते हुए भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी रही। द हाइस्ट ब्रिटेन ट्राइड टू इरेज। क्यों? क्योंकि सही आंकड़ा नहीं बताया गया, पूरी टीम सामने नहीं आई, फाइलों की लिस्ट छुपी रही और केस को धीरे धीरे भुला दिया गया। यह चोरी इतिहास से मिटाई नहीं गई, लेकिन धुंधला कर दी गई ताकि लोग भूल जाएं, सवाल न पूछें और सच्चाई समय में खो जाए। सबसे डरावना सवाल, आज भी एक सवाल हर इस कहानी को जानने वाले के मन में रहता है। अगर चोरी में सिर्फ पैसा गया होता तो क्या इतनी चुप्पी होती? इस चोरी में सबसे कीमती चीज वो नहीं थी जो ले जाई गई, बल्कि वो थी जो कभी बताई ही नहीं गई। बेकर स्ट्रीट की उस रात कोई अलार्म नहीं बजा, कोई कैमरा चालू नहीं हुआ और कोई सच पूरी तरह सामने नहीं आया। एक बैंक लूटा गया, लेकिन असली नुकसान कभी गिना ही नहीं गया। हम आज भी नहीं जानते कितना पैसा गया, कौन कौन शामिल था और कौन से राजा हमेशा के लिए गायब हो गए। शायद इसलिए क्योंकि कुछ सवालों के जवाब सिस्टम भी नहीं देना चाहता। ये सिर्फ एक हाइस्ट नहीं थी, ये उस सच्चाई की चोरी थी जिसे ब्रिटेन ने खुद इतिहास से मिटाने की कोशिश की। और सबसे डरावनी बात, हो सकता है आज भी कहीं कोई ऐसी चोरी हो रही हो जो दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ सुनी जा रही हो। This wasn't the perfect heist. This was the perfect silence.